नमस्कार। आज हम भारतीय इतिहास के एक बहुत ही नाजुक और अहम दौर पर बात कर रहे हैं। हाँ जी। वो समय जब आज़ादी की लड़ाई तो चल ही रही थी, साथ ही दलित अधिकारों का संघर्ष भी, मतलब वो भी आकार ले रहा था। बिल्कुल। एक बहुत ही जटिल समय था वो। और देखिए, हमारे पास जो स्रोत हैं वो हैं डॉक्टर अरुणेश कुमार की किताब भीमराव अंबेडकर। उसके कुछ हिस्से हैं हमारे पास। और ये खास तौर पर जो गोलमेज सम्मेलन हुए और फिर पूना पैक्ट, हाँ, वो विवादास्पद दौर। उस दौरान अंबेडकर और गांधी जी के बीच जो गहरे मतभेद थे उनको दिखाते हैं। सही। हमारा इरादा बस यही है कि इन घटनाओं को और इन दो महान नेताओं के नजरियों को थोड़ा समझें, बिल्कुल। क्योंकि इनका असर तो आज भी दिखता है। बिल्कुल दिखता है। और शुरुआत अंबेडकर के उस मशहूर कथन से करते हैं ना, जब उन्होंने गांधी जी से कहा था, गांधी जी, मेरा कोई वतन नहीं है। हाँ, ये बहुत ही तीखा कथन है। आखिर क्या हुआ था, किन परिस्थितियों में ये बात कही गई, चलिए इसी को समझते हैं। बिल्कुल। ये कथन असल में उस गहरे दर्द और अलगाव को दिखाता है जो अंबेडकर महसूस करते थे। देखिए, शुरुआत में अगर देखें तो अंबेडकर राष्ट्रवादी तो थे ही। हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं। उनके आर्थिक विचार भी नेहरू और वामपंथियों से काफी मिलते थे। अच्छा। लेकिन जो जाति के आधार पर भेदभाव था ना, उसको लेकर वो बिल्कुल भी समझौता करने को तैयार नहीं थे। कटु आलोचक थे वो। हाँ, और 1930 का जो नागपुर सम्मेलन था, उसमें उनकी मांगे भी ये दिखाती हैं। उन्होंने वयस्क मताधिकार मांगा। हाँ जी। विधान परिषदों और सरकारी नौकरियों में आरक्षण की बात की। पर दिलचस्प ये है कि उस वक्त उन्होंने वो अलग मतदाता सूची, सेपरेट इलेक्टोरेट, उसकी मांग नहीं की थी। हाँ, उस वक्त में ये बाद में ज्यादा प्रमुख हुई। बल्कि उन्होंने तो ब्रिटिश सरकार को भी लताड़ा था कि भाई, आपने दलितों, किसानों, मजदूरों के लिए कुछ खास किया ही नहीं है। सही कहा। ये पृष्ठभूमि हमें ले जाती है गोलमेज सम्मेलनों तक, जो लंदन में हो रहे थे। हाँ, वो पहला सम्मेलन 1930 वाला। बिल्कुल। उसमें अंबेडकर ने साफ कहा कि भारत में एक मजबूत केंद्र सरकार चाहिए और दलित जैसे जो अल्पसंख्यक समूह है, उनके हितों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। उन्होंने ये तक कहा कि दलितों की असली राजनीतिक आजादी तो स्वराज मिलने के बाद ही संभव है। उन्हें डर था कि सत्ता सिर्फ ऊंची जातियों के हाथ में न चली जाए। अच्छा, मतलब स्वराज के बाद भी खतरा था। हाँ, उनका मानना था कि राजनीतिक सत्ता ही दलितों के दुखों का अंत कर सकती है और वो सत्ता सही हाथों में होनी चाहिए। लेकिन फिर 1931 में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में तस्वीर बदल गई, गांधी जी भी शामिल हुए। हाँ, और यहीं पर दोनों नेताओं के बीच सीधी टक्कर हुई। किस बात पर? दोनों कह रहे थे कि वो दलितों के प्रतिनिधि हैं। हाँ, दोनों ने दावा किया कि वही दलितों के असली प्रतिनिधि हैं। टकराव बुनियादी था। गांधी जी मानते थे कि दलित हिंदू समाज का अटूट हिस्सा है। उनकी मुख्य समस्या सामाजिक और धार्मिक भेदभाव है और इसका हल हिंदू समाज के अंदर सुधार करके ही निकलेगा। मतलब अलग से राजनीतिक पहचान नहीं। उनके लिए अलग मतदाता सूची हिंदू समाज को बांटने जैसा था, जबकि अंबेडकर का जोर राजनीतिक अधिकारों पर था। एकदम साफ। उनका तर्क था कि राजनीतिक ताकत चाहिए पहले। बिल्कुल। बिना राजनीतिक ताकत के सामाजिक बराबरी नहीं आ सकती। और कांग्रेस, जिसमें ज्यादातर सवर्ण हिंदू थे, वो दलितों का भला, मतलब उनका प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती। और उन्होंने गांधी जी की नीति को चाणक्य नीति भी कहा। हाँ, उन्हें शक था कि गांधी जी बात सुन रहे हैं पर समाधान का कोई ठोस रास्ता नहीं दिखा रहे। और इसी गहरे मतभेद का नतीजा फिर हमें कॉमनवेल्थ अवार्ड में दिखा, अगस्त 1932। हाँ, ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडॉनल्ड का अवार्ड, जिसमें दलितों को अलग मतदाता सूची और 78 सीटें दी गई। और इसके विरोध में गांधी जी ने पुणे की यरवदा जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया। हाँ, उनका कहना था कि ये अवार्ड हिंदू समाज को तोड़ देगा। इससे अंबेडकर पर जबरदस्त दबाव पड़ा, बहुत ज्यादा। एक तरफ समुदाय के राजनीतिक अधिकार, दूसरी तरफ गांधी जी की जान का सवाल, और देश में माहौल बिगड़ने का खतरा भी था। तो इसी दबाव में हुआ पूना समझौता, सितंबर 1932 में। इसमें क्या तय हुआ फिर? समझौता ये था कि अलग मतदाता सूची की मांग छोड़ दी जाएगी। अच्छा। बदले में प्रांतीय विधान मंडलों में आरक्षित सीटों की संख्या 78 से बढ़ाकर 148 कर दी गई। काफी ज्यादा। हाँ, डबल लगभग। और वो प्राथमिक चुनाव वाली बात क्या थी? हाँ, एक तरीका निकाला गया प्राथमिक चुनाव का। इसमें था कि आरक्षित सीटों के लिए पहले सिर्फ दलित मतदाता वोट डालकर 4 उम्मीदवारों का एक पैनल चुनेंगे। सिर्फ दलित वोटर? हाँ, पहले चरण में। फिर आम चुनाव में उन्हीं सीटों पर सभी हिंदू मतदाता, मतलब दलित और गैर दलित दोनों,
उस पैनल में से किसी एक को चुनेंगे। सुनने में तो ये एक बीच का रास्ता लगता है, पर क्या अम्बेडकर इससे खुश थे? देखिए, शुरू में शायद कुछ राहत मिली हो, पर बहुत जल्दी उनका मोहभंग हो गया। क्यों? उन्हें लगा कि ये प्राथमिक चुनाव की प्रक्रिया महंगी है, जटिल है, और असली ताकत तो फिर भी बहुसंख्यक हिंदू वोटों के हाथ में ही रह गई। क्योंकि अंतिम चुनाव में तो सब वोट डाल रहे थे। हाँ, तो गैर दलित वोट ही तय करेंगे कि कौन जीतेगा। इसी को उन्होंने बाद में कड़वाहट से चमचा युग कहा। चमचा युग मतलब ऐसे दलित नेता चुने जाएंगे जो बहुसंख्यक हिंदुओं को पसंद हो, उनकी हाँ में हाँ मिलाए, न कि जो सच में दलित हितों की आवाज उठाएं। ये निराशा तो और बड़ी हो गई जब गांधी जी ने हरिजन शब्द इस्तेमाल करना शुरू किया। बिल्कुल। अंबेडकर और कई दूसरे दलित नेताओं को हरिजन यानी ईश्वर की संतान शब्द पर सख्त आपत्ति थी। उन्हें लगा कि ये उन्हें दया का पात्र बनाता है, एक सहानुभूति देता है, पर बराबर का नागरिक नहीं मानता। गांधी जी ने हरिजन सेवक संघ भी बनाया, पर उसका कंट्रोल सवर्ण हिंदुओं के हाथ में था और उसका जोर भी ज्यादातर सफाई, नशाबंदी, मंदिर प्रवेश जैसे मुद्दों पर था। जबकि अंबेडकर क्या चाहते थे? अंबेडकर बुनियादी ढांचागत बदलाव चाहते थे। पानी, शिक्षा, जमीन, नौकरियों में हिस्सेदारी, सामाजिक बराबरी, जिसे उनके अनुसार नजरअंदाज किया गया। ये तो बिल्कुल ही अलग नजरिए थे, और गांवों को लेकर भी मतभेद था। हाँ, बहुत बड़ा। गांधी जी का आदर्श था ग्राम स्वराज। वो वर्ण व्यवस्था में सुधार के पक्षधर थे, काम पर आधारित वर्गीकरण। हाँ, जबकि अंबेडकर के लिए गांव शोषण के केंद्र थे। वो शहरीकरण और औद्योगिकीकरण में दलितों की मुक्ति का रास्ता देखते थे। और अंबेडकर ने ये सवाल भी उठाया कि जब मुसलमानों को अलग मतदाता सूची मिल सकती है, हाँ, तो दलितों को क्यों नहीं? उन्हें लगा कि ये भेदभाव है, ये ब्राह्मणवादी सोच है। बिल्कुल। जबकि गांधी जी की नजर में, जैसा हमने कहा, दलित हिंदू थे, उन्हें हिंदू फोल्ड में ही रखना था। मुस्लिम एक अलग धार्मिक समुदाय थे जिन्हें राष्ट्रीय धारा में लाने के लिए शायद अलग व्यवस्था जरूरी लगी उन्हें। तो ये सिर्फ दो नेताओं का टकराव नहीं था, बल्कि भारत कैसा बनेगा इसको लेकर दो बहुत अलग दृष्टियों का टकराव था। निश्चित रूप से। एक दृष्टि थी जो हिंदू एकता के भीतर सामाजिक सुधार पर जोर दे रही थी, गांधी जी की। हाँ, और दूसरी दृष्टि थी जो राजनीतिक और आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक ढांचे में आमूल-चूल बदलाव पर जोर दे रही थी, अंबेडकर की। बिल्कुल। ये चर्चा यही दिखाती है कि दलित अधिकारों का सवाल कितना जटिल था। ये राजनीतिक प्रतिनिधित्व, सामाजिक न्याय और राष्ट्र की परिकल्पना से जुड़ा था। पूना पैक्ट एक समझौता तो था, पर क्या इसने वाकई उस राजनीतिक शक्तिहीनता का समाधान किया जिसके खिलाफ अंबेडकर लड़ रहे थे? ये एक बड़ा सवाल है। हाँ, ये सोचने वाली बात है, और ये सवाल शायद आज भी हमारे समाज में प्रतिनिधित्व और सामाजिक न्याय की बहसों में कहीं ना कहीं गूंजता है। बिल्कुल गूंजता है।